हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 4। हम यूनिट नंबर 1 के अंदर हैं, लेक्चर नंबर 4 पे आ गए। आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा डिस्कशन का? हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ। तो सिलेबस मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि सिलेबस में ये जो यूनिट 1 है इसका ये 50% पोर्शन है जो हमने 3 लेक्चर के अंदर कवर कर लिया, जिसमें हमने फंडामेंटल के बारे में बात की, कुछ हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, और लास्ट में हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर हाउ टू राइट द एल्गोरिथम, हाउ टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं इन लास्ट 3 लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आपका जो दूसरा पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल वाला, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ से भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो मैंने ये सारे जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इससे पूछे गए पिछले 5 सालों के अंदर वो क्वेश्चंस आपको दिखाए, और साथ साथ उनका क्या आंसर बनेगा, कैसे आप उसे एग्जाम में लिखेंगे, वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया, क्या उनके सोल्यूशंस होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ये जो टोटल 5 यूनिट्स हैं, जो नेक्स्ट 4 यूनिट्स हैं वो टोटल सी प्रोग्रामिंग, और फर्स्ट यूनिट में ही सी प्रोग्रामिंग हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, वी विल स्टार्ट विद डिस्कशन विद हिस्ट्री ऑफ सी, देन व्हाट इज द कैरेक्टर सेट ऑफ सी, बिकॉज सी इज ए लैंग्वेज। जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी किसी लैंग्वेज के कुछ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, तो कैरेक्टर सेट के बारे में बात करेंगे। टोकन्स क्या क्या होते हैं समझेंगे, व्हाट इज टोकन। फिर हम सीधे आ जाएंगे फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर क्या है किसी प्रोग्राम को लिखने का। आज ही के लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स। फॉर्मेट के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, और चूंकि फॉर्मेट पूरा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्मेट को समझने के लिए 3-4 बातें समझनी होंगी, तो कम से कम, लेकिन जो शुरू के इनिशियल पोर्शन है दैट इज हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उसका आंसर कर सकते हैं, आगे देखेंगे। तो 2024-25 में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 24-25, 23-24, 22-23, 22-23, 21-22, 21-22। तो देखिए किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है। कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर का मतलब है, अभी वेरिएबल हम पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं। फीचर्स क्या हैं सी प्रोग्रामिंग के। कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। आइडेंटिफायर कीवर्ड से कैसे अलग है, यही वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। वेरिएबल नेम के, वेरिएबल को बनाने के क्या क्या नियम हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सब टोकन्स हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, हाउ आर दीज टोकन यूज्ड टू राइट मीनिंगफुल प्रोग्राम्स। इट वाज आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स इन 2024-25। तो 24-25 में 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टर सेट ऑफ द लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सी के फीचर्स, और सी लैंग्वेज का जो कैरेक्टर सेट है उसे देखेंगे। इट वाज आस्क्ड इन 2017-18 फॉर 7 मार्क्स, एंड इन 2017-18 अगेन इन 7 मार्क्स it was asked like what is identifier, means what is variable, and what are the rules for creating valid identifier, यानी कि वैलिड आइडेंटिफायर के रूल्स और रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हैं। तो आज के डिस्कशन से आप ये सारी बातें समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी की। सी वॉज डेवलप्ड इन 1970s, याद कर लीजिए 70s में डेवलपमेंट हुआ था। ओरिजिन कब हुआ था? इन 1970s। किसने बताया था? डेनिस रिच्ची ने बताया था। कहाँ पे हुआ था इसका आविष्कार, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? दैट इज, उस टाइम पे इसे बोलते थे बेल लैब, और आजकल इसका नाम है AT&T बेल लैब। तो मैंने दोनों ही बातें लिख दी हैं। सी वॉज डेवलप्ड इन 1970s एट बेल लैब बाय डेनिस रिच्ची, विच इज नाउअडेज AT&T इन 1972। एक्चुअली इसके पीछे डेवलपमेंट तो स्टार्ट इससे पहले ही हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है या फॉर्मल अनाउंसमेंट है कि सी हैज बीन डेवलप्ड, इट वाज इन 1972। सी वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैब, व्हिच इज आल्सो नोन एज AT&T बेल लैब। क्या पर्पस था इसे बनाने का? इट्स पर्पस वाज टू क्रिएट ए लैंग्वेज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए एक लैंग्वेज बनाना चाहते थे, कंप्यूटर लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है, सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज, and second is application software. तो system software all operating systems, compilers, interpreter, translators,
असेंबलर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब क्या कहलाते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, दीज आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत थी, स्पेशली द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स आपने सुना होगा, लिनक्स आपने सुना होगा, विंडोज, ये सब क्या नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो ओरिजिनली बेसिकली जो स्टार्ट किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना है, तो हमने एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना शुरू करने के लिए सी लैंग्वेज को लिखा गया था। इससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेज आई, मैं सीधा आ जाता हूँ अपने ग्राफ के ऊपर। इससे पहले सबसे पहले एल्गल आई, या यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो एग्जाम में BCPL से, यानी कि ये तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, ये है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मार्टिन रिचर्ड्स ने दी थी। उसके बाद बी लैंग्वेज आई, केन थॉमसन ने दिया था। फिर सी प्रोग्रामिंग आ गई 1972 के अंदर बाय डेनिस रिची, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। बाकी उसके बाद कार्नेगन एंड रिची ने दिया अपना एक सी का वर्जन, फिर ANSIC आ गई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक वर्जन दिया, दैट इज गिवन बाय द NSA कमिटी। देन ISO C आ गया और 99 में C99 आ गया। तो जनरली हम यहाँ पे बात करते हैं ANSI C की बात करते हैं, या हम K&R-C की बात करते हैं। तो जितने रूल्स हैं, ये सब रेगुलेशंस हैं, वो सब इसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। तो दिस इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ सी, कि सी कब डेवलप हुआ और उसका पर्पस क्या था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था, 1972 में आया था। और इससे पहले BCPL और CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बीच में एक और था CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन BCPL, देन B, देन ट्रेडिशनल। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये थ्रू आउट दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये सब ऑब्जर्वेशन होगा कि हाँ वाकई सी प्रोग्रामिंग इस तरह की लैंग्वेज है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, it is simple in comparison to machine language, in comparison to earlier programming languages, it is simple to easy to learn। इसमें 0101 करके नहीं लिखना पड़ता है। स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स है, केवल 32 कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, तो अभी आप देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एंड एक क्लियर स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा प्रोग्राम का। हमेशा पहला प्रोग्राम बनाए या आखिरी प्रोग्राम बनाए, ऑलवेज यू विल यूज द सेम स्ट्रक्चर, मेकिंग इट इजी टू लर्न फॉर बिगिनर्स। तो इन दिस वे इट इज इजी टू लर्न। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड C++ विच कम्स आफ्टर द सी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम तो केवल इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम सी कैन बी डिवाइड टू स्मॉलर पार्ट्स। ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सी है उसके अंदर हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में या फिर फंक्शंस में या फिर सब रूटीन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। विच प्रोवाइड्स द मॉड्यूलैरिटी इन प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलैरिटी। ये बात आप समझोगे जब आप फंक्शन पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा, सेकेंड यूनिट का पार्ट है फंक्शंस इन सी, तब आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे कि सी के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, व्हेन प्रोग्राम, वो उसकी डेफिनेशन ही यही है, व्हेन प्रोग्राम ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब प्रोग्राम का साइज बढ़ जाए, उसको समझना मुश्किल हो जाए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, वी ब्रेक दैट प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, टू इंक्रीज द मॉड्यूलैरिटी, टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। और इजी टू रीड है, इजी टू डिबग। डिबग क्या है, मैंने बताया था आपको, डिबगिंग इज debug, detection of error, bug माने error, detection of error, only detection is not the purpose, detection of error and after detection correction of error, that is known as debugging process। तो debugging process बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। easy to maintain है, easy to read है, readability भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, मेंटेनेबिलिटी भी है, और डिबगिंग भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि कंपाइलर का हम यूज करते हैं। C is close to machine language, so program written in C execute very fast, close to machine language है, it is not machine language। अगर कंपेयर करें मशीन से, तो मशीन के जितना, मशीन लैंग्वेज के जितना तो फास्ट नहीं है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होती ही नहीं है, उसमें तो मशीन कोड में लिखा जाता है, मशीन समझती है, लैंग्वेज समझती है। इसमें कंपाइलर का यूज करते हैं, और इसका अपना एक कंस्ट्रक्ट है, उस लैंग्वेज में लिखा जाता है, अपने करेक्टर सेट है उसमें लिखा जाता है, और फिर कंपाइलर इसे कन्वर्ट करता है। बट यू कैन से इट इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, इट इज क्लोज
to the machine language. That's why the performance is high and the execution speed is fast. This is portable language. This is portable means machine independent है. अभी मैंने पिछले लेक्चर में इसका मीनिंग आपको बताया था. It is a portable language. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के अपने सिस्टम पे जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं अगर दूसरे स्टेट में जाता हूँ या दूसरी कंट्री में जाता हूँ, दूसरे रीजन में जाता हूँ, तो दैट प्रोग्राम विल नॉट वर्क. इट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट. मशीन मीन्स कंप्यूटर. इट इज नॉट कंप्यूटर डिपेंडेंट. इट इज नॉट प्रोसेसर डिपेंडेंट. It is independent to machine. It is portable. A program written at one place can be written at one system, can be executed at another system. So it is portable in nature. A C program written on one computer can run on another with little or no modification. Minor modification के साथ आप दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो. This makes C highly portable. In this way, C is a portable language. तो पोर्टेबिलिटी भी मिलती है C लैंग्वेज के अंदर. रिच लाइब्रेरी है. जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके अंदर फैसिलिटी है कि हमें कुछ ऐसे फंक्शंस मिले हैं कि डायरेक्टली हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं उसकी लाइब्रेरी का यूज करके. हमें कुछ करना नहीं पड़ता है. जो ऑपरेशन हमें मिले हैं उनको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मैथमेटिकल के फंक्शंस हैं बहुत सारे, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, बहुत तरह तरह के फंक्शन उसके अंदर अवेलेबल हैं. तो यू कैन से इट इज रिच इन लाइब्रेरी फंक्शन. ही प्रोवाइड्स मेनी प्रीडिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शन, और यू कैन से लाइब्रेरी फंक्शन. Library functions, क्योंकि functions can be divided into two categories. One is library function and second is user defined function. तो C में आप library function का यूज भी कर सकते हैं और अपना फंक्शन अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं. तो C में आप लाइब्रेरी फंक्शन का यूज भी कर सकते हो, जिससे लाइब्रेरीज विच हेल्प इन फास्टर डेवलपमेंट. आपको हर चीज के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता है. कुछ चीजें तो आपको बनी बनाई मिलती हैं. लाइब्रेरी फंक्शंस आर दी बिल्ट इन फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन. लो लेवल प्रोग्रामिंग सपोर्ट. अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि C इज ए हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था C इज हाई लेवल लैंग्वेज बट इट इज थॉट ऑफ एज मिडिल लेवल. इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है. क्यों? इन C प्रोग्रामिंग वी कैन राइट प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल, अप टू हाई लेवल एंड अप टू लो लेवल. तो हाई लेवल का मतलब है जहां पे हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, यूजर इंटरेक्शन की बात करते हैं, फ्रेंडली API की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की बात करते हैं. और लो लेवल का मतलब है जहां पे हम मशीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मशीन इंटरेक्शन की बात करते हैं, मशीन रिलेटेड एप्लीकेशन जनरेट करने की बात करते हैं. तो C सपोर्ट्स लो लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स लाइक मेमोरी को मैनिपुलेशन कर सकते हैं. मेमोरी मैनिपुलेशन मींस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, और जब मेमोरी की जरूरत नहीं है तो डी एलोकेट कर सकते हैं. देखेंगे कि कैसे डायनेमिकली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम C के अंदर मेमोरी का एलोकेशन करते हैं और मेमोरी को जब जरूरत नहीं पड़ती है उसे खाली भी कर देते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप मेमोरी को यूज करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है, हालांकि आजकल तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेमोरी अवेलेबल है. लेकिन जब ये बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन बनके मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तब हमें मेमोरी का ध्यान रखना पड़ता है, रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का, बेटर यूटिलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है, एंड मेमोरी इज वन ऑफ देम. तो मेमोरी मैनिपुलेशन पॉसिबल है. पॉइंटर्स का मतलब ही यही है. पॉइंटर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं, पॉइंटर हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है, पॉइंटर का मतलब ही यही है जब मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं. तो मेमोरी का मतलब क्या? दैट इज हार्डवेयर, लो लेवल. क्या होता है पॉइंटर? एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ. पॉइंटर्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, कुछ खास तरह के वेरिएबल होते हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और यू कैन से एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. किसी का मेमोरी एड्रेस अगर यूज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो वी कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ पॉइंटर्स, एंड डायरेक्ट हार्डवेयर इंटरेक्शन इज आल्सो पॉसिबल व्हाइल वर्किंग विद द C प्रोग्रामिंग. दैट्स व्हाई C is low level programming support, provides low level programming support, and that's why it is known as middle level language. Low level language को ऐसे लिखेंगे, low level language, high level language, and this is middle level language, जिसके अंदर दोनों ही चीजें हैं. आपके पास हाई लेवल के कंस्ट्रक्ट भी हैं, लो लेवल की हैं. दैट इज व्हाई C is used to systems programming. तो इसीलिए आज भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की जहां बात आती है तो हम कहीं ना कहीं C प्रोग्रामिंग के साथ काम करते हैं. जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना चाहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स को लिखना चाहते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन यूजिंग द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैंने बता दिया मिडिल लेवल लैंग्वेज है. C is called a middle level language because it supports both high level features like functions की facility, loops यानी कि for loop, while loop, do loop, ये frequently execution का तरीका है,
एक चीज को बार बार ना लिखना पड़े, फ्रिक्वेंटली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं लूप्स का यूज करके। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर अवेलेबल है। और लो लेवल लाइक पॉइंटर्स, मेमोरी एक्सेस, तो दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड द मिडिल लेवल लैंग्वेज एनवायरनमेंट। एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंसिबल है, यानी कि कैन ऐड फंक्शन एंड बिल्ड लार्ज प्रोग्राम्स इजीली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें भी 10 फंक्शंस हैं, 10 तरह के काम हो सकते हैं उससे। अगर आपको 11वां काम भी करना है तो उसी फंक्शन में आप उसी प्रोग्राम के अंदर एक मॉड्यूल ऐड कर देंगे, तो दैट इज एक्सटेंडेबिलिटी। आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो अपने प्रोग्राम कोड को। ये फीचर भी इसकी है सी प्रोग्रामिंग की। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, सी अलाउड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल यूजिंग पॉइंटर्स। मैं पॉइंटर का यूज करके आप डायरेक्ट मेमोरी के साथ काम कर सकते हो, जिससे कि इट गिव्स प्रोग्रामर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो पॉइंटर्स है तो इसका मतलब एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है। इट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी, इसके अंदर बहुत अच्छा है। जब हम फंक्शंस नाम का एक चैप्टर है, जब हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो आप पहला ही प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर का फंक्शन का यूज करके बनाओगे। जितने भी कॉन्सेप्ट आप सी में पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर के पहले प्रोग्राम में आप सारे ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जैसे कि आप फंक्शन का यूज करोगे, स्ट्रक्चर का यूज करोगे, यूनियन का यूज करोगे, आप पॉइंटर्स का यूज करोगे। ये सारी चीजें आप किसके अंदर यूज करोगे? डेटा स्ट्रक्चर में। पढ़ेंगे कहां पे? सी प्रोग्रामिंग में। सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, दोनों ही काम आप कर सकते हो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। जब आपको मेमोरी की जरूरत है, जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी आप यूज कर लीजिए, और आपका काम खत्म हो गया तो उसे फ्री कर दीजिए, खाली कर दीजिए। उसके लिए फंक्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि मेलॉक, कैलॉक और री एलोक। ये तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन हैं, और फ्री फंक्शन है दैट इज डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन। तो ये आप सब पढ़ोगे इसके अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, व्हाट आर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, एंड व्हाट आर द डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन। डी एलोकेट करना यानी कि डिलीट करना। तो दीज अलाउ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम। रन टाइम पे, रन टाइम आप समझोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम पे क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे क्या कर सकते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सब कुछ स्मॉल में लिखना है, जब तक आपसे कैपिटल में ना कहा जाए जब तक आपको स्मॉल में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे आइडेंटिफायर का नाम अगर स्मॉल में SUM लिखोगे, और अगर पहला लेटर कैपिटल कर दोगे और बाकी दो स्मॉल होंगे, अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि सी कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और उसका केस जो सेंसिटिव है वो कौन सा है? आप कह सकते हो कि स्मॉल केस है वो। तो स्मॉल में ही जितने भी कीवर्ड हैं वो सब स्मॉल में लिखते हैं। जब तक आपसे कहा ना जाए कि यू कैन राइट इन कैपिटल, इट विल वर्क इन कैपिटल, देन यू राइट एवरीथिंग इन स्मॉल। So this is the example कि these are the different identifiers. So it is case sensitive language. Use of pointers, पॉइंटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन कर सकते हैं। एरेज की फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, जो सी के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर, ये एरे भी, स्ट्रिंग भी इसमें पढ़ते हैं हम। और एक्सेसिंग मेमोरी डायरेक्टली, ये भी हमने करा था। तो यानी कि हम यूज ऑफ पॉइंटर भी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये कैसी लैंग्वेज है? ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। इट इज नॉट इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, दिस इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो 2 नंबर का आ जाए या 5 नंबर का आ जाए, यू कैन राइट द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now move to the next topic, that is character set in C. जैसे किसी भी लैंग्वेज का, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका अपना एक करेक्टर सेट होता है। हिंदी में कै खे गै गै ए आ ई, इंग्लिश में ABCD, स्मॉल, कैपिटल। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग का भी अपना एक करेक्टर सेट है, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। दी करेक्टर सेट यूज टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स इन सोर्स कोड। ये बात आप समझ जाइए अब। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो आप लिखोगे सी के अंदर, वो कैसे आप प्रोग्राम लिखते हो, दैट इज नोन एज सोर्स कोड। और जब कंपाइलर का यूज करके आप उसे कन्वर्ट करते हो उस लैंग्वेज के अंदर जिसे मशीन समझ सकती है, और वो कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड।
source code is understandable by the programmer. Source code is written in the programming language, available programming like C, C++, these are the source code. And what is object code? Actual which is understandable by the, readable by the machine code. तो ये source code, object code वर्ड आप समझ जाइए. In C, the character set used to represent characters in source code is based on ASCII. ये वर्ड आप जानते होंगे, American Standard Code for Information Interchange. अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर सेट. तो अपना एक कैरेक्टर सेट है. सबसे पहले इस कैरेक्टर सेट में क्या है? अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड. जैसे कि ये सब जानते हैं आप, ये इसके अंदर भी हैं, अपर केस और लोअर केस सी प्रोग्रामिंग में भी हैं, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं. तो पहला है अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स. दूसरा है डिजिट्स हैं इसके अंदर 0 to 9, जैसे दूसरी लैंग्वेज में है 0 to 9, जैसे कि डिजिट 0 to 9. तो 0 to 9 का मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और अगर आपको ये करेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं तो ये ध्यान रखिए, करेक्टर के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंगल कोट का. और स्ट्रिंग के लिए हम कैसे यूज करते हैं? डबल कोट का. तो ये मैं बताऊंगा आपको रीजन कि व्हाई वी रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन डबल कोट. तो जब मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा तब आपको ये बात समझाऊंगा. अभी तो मैं केवल इतना बता रहा हूँ, जैसे ये स्पेशल बात लिखी है कि 0 को मैंने सिंगल कोट में लिखा है, तो नाउ इट इज ए कैरेक्टर. ठीक है, करेंगे इसका डिस्कशन कि कैसे इसे यूज करते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन. यूनिट 1 का ही पार्ट है, लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स. 6 या 7 तरह के ऑपरेटर हम पढ़ेंगे. अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह के 6-7 ऑपरेटर हम पढ़ेंगे. तो जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, वहां पे यहाँ पे मीनिंग क्या है? स्पेशल कैरेक्टर प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड और परसेंटेज. जैसे रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. मैं आपको बताऊंगा जब ऑपरेटर पढ़ेंगे कि इस डबल इक्वल में और इस सिंगल इक्वल में डिफरेंस है. तो कब बताऊंगा? व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर. अभी तो मैं केवल इसको आपको स्पेशल कैरेक्टर कौन से हैं जो कीबोर्ड पे इस पे यूज होंगे. लॉजिकल कौन से हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. पंक्चुएशन साइन कौन सा है? सेमीकॉलन. ये सेमीकॉलन है, ये कॉलन साइन है, ये डबल कोड है, और ये है क्वेश्चन मार्क, और ये है नॉट. ठीक है, ये सब हम यूज करेंगे, समझ में आएंगे. दीज आर नोन एज पंक्चुएशन. पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज. कोट्स, सिंगल कोट, डबल कोट. बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश भी है. एम्परसेंड सिंबल, एम्परसेंड सिंबल. डॉलर साइन, हैश और पाउंड साइन, दैट इज हैश और पाउंड साइन. तो दीज आर दी special type of character which is part of the tokens, or you can say which is part of the special character in C programming language, which is part of character set. White space characters, जैसे कि ये white space है, अगर आप ऐसे कर देंगे, इसके बीच में कुछ लिखेंगे और स्पेस रखेंगे, that is white space. स्लैश टी टैब के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए. एक लाइन लिखी है, नई लाइन में लाना है तो बात करेंगे न्यू लाइन करेक्टर, और इसे क्या बोलते हैं? लाइन फीड करेक्टर. इसका क्या यूज है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पार्ट ऑफ कैरेक्टर सेट है. कैरेज रिटर्न, एंटर मुझे कहीं करना है, एंटर करने के लिए स्लैश आर होता है. और फॉर्म फीड करना है, जब फाइल हैंडलिंग करेंगे तो इस फॉर्म फीड की बात करेंगे, स्लैश है. तो दिस इज पार्ट ऑफ वाइट स्पेसेस. कंट्रोल स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि स्लैश भी होता है बैक स्लैश के लिए, स्लैश ई होता है एस्केप के लिए, स्लैश एन ऑलरेडी आपने देख लिया न्यू लाइन के लिए. इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर्स. एस्केप सीक्वेंसेस, जो भी स्लैश से शुरू होगा वो क्या सब होते हैं? स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश टी, स्लैश वी, स्लैश एच. ये मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एस्केप सीक्वेंस. तो मैं अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि दीज आर दी पार्ट ऑफ द कैरेक्टर सेट ऑफ द. कैरेक्टर सेट में कौन कौन सी चीजें आ गई? कैरेक्टर सेट में नंबर्स आ गए, कैरेक्टर्स आ गए. कैरेक्टर सेट में कैरेक्टर आ गए अल्फाबेट, फिर नंबर्स आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के बाद क्या क्या आ गया? व्हाइट स्पेसेस, कंट्रोल कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंसेस. तो 3-4 भी लिख देंगे, 2 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, देन यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स. अब बात करते हैं टोकन्स इन सी. दिस ऑल इज थ्योरेटिकल. बिलीव मी, जब आप प्रोग्राम बनाना शुरू करोगे तो आपके टिप्स पे होंगे सब. तो टोकन सी में इसे किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे? टोकन क्या क्या हो सकते हैं? पंक्चुएटर्स जितने हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, क्या क्या होगा? और स्ट्रिंग्स हैं, और ऑपरेटर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और आइडेंटिफायर्स हैं, है ना. कुछ नाम तो अभी आपने सुन लिए. कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं. और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं.
किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। आइडेंटिफायर्स का मतलब वेरिएबल का नाम या किसी फंक्शन का नाम, वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कोई चेंज, नो चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे आएगा एग्जाम में। पंक्चुएटर में आप क्या क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, कॉलन साइन, सेमीकॉलन, एस्टेरिक सिंबल, हैश जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी को वैल्यू असाइन करने के लिए, हैश इसे पाउंड साइन भी बोलते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक टॉपिक है ये। डॉट ऑपरेटर, टिल्ड ऑपरेटर, ये नॉट के लिए हम यूज करते हैं, या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। तो ये सब क्या है, दीज आर दी यू कैन से पंक्चुएटर्स। इन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं, पंक्चुएटर्स। जनरली क्या होता है कि जब हम सारी सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में मैं कहूँगी व्हाट इज पंक्चुएटर्स, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव द आइडिया व्हाट आर पंक्चुएटर्स। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई आपको लॉजिक मिले उसका प्रोग्राम आपको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन ये पंक्चुएटर्स की कैटेगरी में आते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट से लिखने के लिए दीज आर दी पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स क्या हैं, जितने भी रिजर्व वर्ड हैं, वो रिजर्व वर्ड जो आप किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते, उन्हें यूज नहीं कर सकते आप, वो सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। इनका पहले से ही कुछ ना कुछ नाम है, इन्हें आप यूज नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम आप नहीं रख सकते, इन कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। C11 सपोर्ट 32 कीवर्ड्स हैं, 32 हैं। ये टोटल कितने हैं, 32 हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 30 और ये 2 32। तो 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग के। ये सब आपको सुनने को मिलेंगे। ऑटो, आप ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाएंगे, ब्रेक स्विच में यूज करेंगे, केस स्विच स्टेटमेंट में यूज करेंगे। ये एक डेटा टाइप है। कैर, कांस्टेंट बनाने के लिए QUST यूज करते हैं। कंटिन्यू एक जंप स्टेटमेंट है, ये डिफॉल्ट स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ये डू एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। डबल डेटा टाइप है। एल्स एक कीवर्ड है जो इफ एल्स के साथ लगता है। इनम एन्यूमरेशन बनाने के लिए करते हैं। एक्सटर्नल, किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना, उसे एक्सटर्न यूज करते हैं, ये डेटा टाइप है। ये फॉर लूप बनाते हैं। ये गो टू एक स्टेटमेंट है जिससे हम लूप इंप्लीमेंट करते हैं। इफ कंडीशन लिखने के लिए। INT एक डेटा टाइप है। लॉन्ग एक डेटा टाइप है। रजिस्टर एक टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास है। रिटर्न हम किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, जैसे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट एक क्या है, शॉर्ट क्या है, एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, तो टाइप ऑफ डेटा टाइप है। साइन टाइप है। साइज ऑफ एक फंक्शन है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिक एक स्टोरेज क्लास है। स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्चर के चैप्टर में स्ट्रक्चर बनाने तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्विच केस लिखने के लिए। टाइप डेफिनेशन, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की डिफाइन करने के लिए टाइप डेफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे यूनियन होता है, स्ट्रक्चर यूनियन के चैप्टर में यूज करेंगे। जैसे साइंड होता है ऐसे अनसाइंड होता है। वॉइड एक डेटा टाइप है। वोलेटाइल एक डेटा टाइप है। और वाइल क्या है, लूप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आप इनके बारे में सबको जान जाओगे। ये कुछ नया नहीं होगा आपके लिए। लेकिन क्यों, दीज आर दी 32 कीवर्ड्स फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट। स्ट्रिंग क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम है कपिल, दिस इज स्ट्रिंग, KAPIL। ये स्ट्रिंग नहीं है। KAPIL, ये स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग नहीं है। दीज आर 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5। स्ट्रिंग क्या है, डबल कोड में KAPIL, दिस इज स्ट्रिंग। तो ये आपको मैं समझाऊंगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग चैप्टर की बात करेंगे, जब एरे की बात करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंडेड विद नल कैरेक्टर /0। नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, /0। कैरेक्टर है ना, तो सिंगल कोट में लिखा हुआ है। नल कैरेक्टर इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंड कैसे होती है, कैसे पता चलेगा, जहां नल कैरेक्टर होगा। तो अगर मैं इसे कंप्यूटर में कहूँ कैसे स्टोर होगा, रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे करूंगा, KAPIL और लास्ट में /0। इसे ऐसे कर देता हूँ कैरेक्टर के लिए, है ना। तो ये मैं समझाऊंगा आपको सब स्ट्रिंग की बात जब मैं करूंगा।
स्ट्रिंग आर ऑलवेज एनक्लोज इन डबल कोट्स, आ गई वही बात, स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट का यूज करते हैं, वेरियस कैरेक्टर इज एनक्लोज इन सिंगल कोड इन सी एंड सी प्लस। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि वाई स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल कोड, नॉट बाय द सिंगल कोड। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन। कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करें, रिलेशनल टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना रिलेशनल ऑपरेटर करेंगे, कोई असाइनमेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे, कोई हम उसके रिलेशनल लॉजिकल और किसी हम असाइनमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए यूनरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं जो कि सिंबल होते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाए कौन कौन से सिंबल अलग अलग कैटेगरी होगी। आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? वेरिएबल्स। ये सब क्या है? दीज आर दी टोकन्स, दीज आर दी यू कैन से, पहला था पंक्चुएटर, दूसरा है स्ट्रिंग, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट। तो लास्ट वन इज, तो ये हमने पढ़ लिया, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट्स, ऑपरेटर सिंबल होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफायर यानी कि नाम होता है, ऑपरेटर का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, यानी कि यूजर डिफाइंड आइटम है ये। आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइंड आइटम है, खुद लिखता है यूजर यानी कि प्रोग्रामर। लास्ट वन इज कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो फिक्स हो जाती है। जैसे सिंपली मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 10, मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, एक बार रन करें चाहे 5 बार रन करें, a की वैल्यू 10 ही रहेगी। तो इस तरीके से हम, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट इन सी आर फिक्स वैल्यूज दैट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। देयर वैल्यू इज सेट एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड व्हाइल द प्रोग्राम रन। कंपाइल टाइम पे जो वैल्यू डिसाइड हो जाती है, रन टाइम पे वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। जैसे कि हम किसी इंटीजर का कांस्टेंट बना सकते हैं, ये मैंने इंटीजर ही बनाया था, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर है, उसकी वैल्यू 10 कर दी। फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है, ये सब टाइप ऑफ वेरिएबल है। किस टाइप के वेरिएबल होते हैं? इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 1.5 लिखना है तो टाइप क्या हो गया? फ्लोट टाइप का हो गया। करेक्टर, जैसे कोई करेक्टर स्टोर करना है। स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ करेक्टर। बुलियन यानी कि जिसमें 0 और 1 यानी कि एक ही बिट होता है, वो बुलियन टाइप का वेरिएबल होता है। एन्यूमरेशन, जब मैं इनम लिखता हूं, इनम कीवर्ड का यूज करके मैं किसी को कांस्टेंट बनाना चाहता हूं, तो इनम एन्यूमरेशन का यूज करता हूं कांस्टेंट। एक तरीका और भी है कांस्टेंट बनाने का, जिसका नाम है कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके भी कांस्टेंट बनाया जाता है। तो आप आगे पढ़ोगे कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। एक हैश डिफाइन का यूज करके भी बनाते हैं। हैश डिफाइन किससे यूज करते हैं? मैं भी एक वर्ड यूज किया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें एक चीज पढ़ाऊंगा, मैक्रो, जो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। हैश डिफाइन मैं लिखता हूं ऐसे, हैश और डिफाइन, और इसमें मैं दो बातें लिखता हूं, एक यहां पे और एक यहां पे, कि इसकी वैल्यू ये हो जाए थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो बेसिकली मैक्रो होता है जो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये भी एक तरह का क्या है? कांस्टेंट। तो आपको ये पता चल गया कि कितने टाइप के टोकन्स हैं, उन सब के बारे में आपको पता लग गया कि टोकन्स क्या क्या हैं। पंक्चुएटर्स मैंने आपको सारे सिंबल बताए, कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व वर्ब बताया मैंने 32 कीवर्ड्स, स्ट्रिंग के बारे में बताया कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ऑपरेटर्स के बारे में बताया कि ये सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के सिंबल होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफायर बताया मैंने, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। और कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट बनाने का एक वर्ड कीवर्ड है कॉन्स्ट, भी यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, फ्लोट भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, डबल भी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। और मैक्रो का यूज करके भी आप कांस्टेंट बना सकते हैं। तो टोकन इन सी 5 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, 10 नंबर में आए ना, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। अब आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आज ही के लेक्चर में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं
मैं लिखता हूं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जनरली हैश इंक्लूड, ये साइन यूज करते हैं, और हेडर फाइल नेम। उसके बाद main मेन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेमीकोलन, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऑल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इससे ऊपर क्या हो सकता है, इससे ऊपर क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, और इसके नीचे क्या हो सकता है, इसके नीचे क्या हो सकता है, फंक्शंस या मॉड्यूल्स या सब। बेसिकली दिस इज द, यू कैन से, फॉर्मेट ऑफ ए, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए, ठीक है। अब एक एक करके मैं समझाता हूं आपको। यहां पे भी ये लिखा है, देयर आर 6 बेसिक सेक्शंस रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। सेक्शंस आर, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, तो ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंटेशन, जहां पे हम कमेंट भी लिखते हैं। दूसरा है प्री प्रोसेसर सेक्शन, दिस इज द प्री प्रोसेसर सेक्शन, दिस इज प्री प्रोसेसर सेक्शन। उसके बाद है डेफिनेशन, प्री प्रोसेसर के बाद है डेफिनेशन। यहां पे इससे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, हैश डिफाइन का यूज करके, यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यूजिंग हैश डिफाइन स्टेटमेंट, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन। उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये भी इससे ऊपर ही है, यहां पे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, है ना, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद है मेन फंक्शन, ये है मेन फंक्शन। फिर उसके बाद है ये पूरा मेन फंक्शन यहां से लेके यहां तक। फिर उसके बाद है सब प्रोग्राम्स, दिस इज दी सब प्रोग्राम। तो ऐसे कर सकते हैं आप, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, सबसे इसी तरीके से लिख देता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट्स, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कमेंट्स बना सकते। उसके बाद आप क्या करते हो, प्री प्रोसेसर सेक्शन लिखते हो, डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्री प्रोसेसर सेक्शन कैसे लिखते हो, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करके। उसके बाद आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, हैश डिफाइन स्टेटमेंट का यूज करके। उसके बाद आप ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हो, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन मींस इसका यूज करके टू मेक ग्लोबल वेरिएबल्स। मैं आपको बताऊंगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन, फिर ये मेन फंक्शन, और उसके बाद है सब प्रोग्राम्स, दीज आर दी सब प्रोग्राम्स या फिर मॉड्यूल्स, या प्रोग्रामिंग में सी में फंक्शंस बोलते हैं। और मेन में क्या होते हैं, मैंने बताया ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले आते हैं, और फिर उसके बाद ऑल आईओ इनपुट आउटपुट फंक्शंस आते हैं। तो इसे भी आप कह सकते हैं दिस इज दी
फॉर्मेट ऑफ ए सी प्रोग्राम। दिस इज द फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। हमेशा ऐसे ही लिखोगे आप, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बाद में आएंगी। बस ये तो आएगा, हैश इंक्लूड का यूज करेंगे। जब आप शुरू में लिखेंगे तो हमेशा हैश इंक्लूड का यूज करेंगे, फिर मेन पे आ जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, और ये भी बाद में आएगा। अभी तो जो आएगा, अभी जो आएगा वो केवल इतना आएगा, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। अभी तो इतना आएगा, कलर ले लेता हूँ ये वाला। फिर आप मेन आएगा, फिर ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा, ऑल आईओ आएगा, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अभी तो आपके लिए ये है फॉर्मेट ऑफ ए सी। ये हमेशा चलेगा, ये आगे आने वाले में, क्योंकि जब मैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ये वाला सेक्शन भी समझाऊंगा। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में मैं आपको मैक्रो बताऊंगा तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा। कमेंट्स तो आप लिख ही सकते हैं। सी में कमेंट्स कैसे बनाते हैं? कमेंट्स का क्या मतलब है? कमेंट्स बनाते हैं जैसे मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोग्राम में स्टार्ट करूंगा तो लिखूंगा एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो ये क्यों लिखता हूं मैं कमेंट? फिर मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे किसी और को देखा, किसी और ने देखा कि इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है, अब उसे प्रोग्राम देख के तो केवल उसी को समझ में आएगा जिसको सी प्रोग्रामिंग आती होगी, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का जो करेक्टर सेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज से अलग है, तो उसमें कुछ कुछ लिखा होगा सी प्रोग्रामिंग में। तो जिसको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती वो ये नहीं बता सकता कि इस प्रोग्राम में आपने क्या लिखा है। तो अगर आपने लेकिन कमेंट लिखा है, कमेंट कैसे शुरू करते हैं? स्लैश एस्टिक से शुरू करते हैं और एस्टिक स्लैश पे बंद कर देते हैं। ये तो सी के कमेंट्स हैं, ये सी प्रोग्रामिंग के ये कमेंट्स किसके हैं? सी प्रोग्रामिंग के कमेंट्स, सी प्रोग्रामिंग। और ये सी के कमेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है जैसे आपने ये सिंबल यूज किया और आपने एक लाइन लिखी, दिस प्रोग्राम इज यूज टू इनपुट 2 नंबर्स, फिर दूसरी लाइन में टू कैलकुलेट द थर्ड नंबर एडिशन, बहुत सारी लाइनें अगर लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको बस ऐसा करना है। तो ये कैसे हैं? ये मल्टी लाइन कमेंट है। लेकिन सी प्लस प्लस के कमेंट कैसे हैं? आपने देखा होगा सी प्लस प्लस के कमेंट कैसे हैं? वो डबल स्लैश से शुरू होते हैं। ये कैसे कमेंट है? ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। लेकिन होता क्या है कि जनरली सब इसे यूज करते हैं। बुक्स में भी आप देखोगे, सी की बुक्स में तो इस तरह के कमेंट्स बने होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस एडिटर पे आप काम करोगे, वो जिसे आप ब्लू पेज कहते हो, वो सी का एडिटर नहीं है, वो किसका है? सी प्लस प्लस का एडिटर है। तो सी प्लस प्लस के एडिटर में जो सी में होता है वो भी चलता है और सी प्लस प्लस की सारी कमांड चलेंगी चलेंगी। तो इसीलिए आप कमेंट ये वाले भी बना सकते हो और ये वाले भी बना सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है, व्हेन यू आर वर्किंग विद सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो आपको यूज करनी चाहिए। When you will start working with C++ or object-oriented programming, then you can use the construct of object-oriented programming. तो दोनों ही तरीके हैं, लेकिन C में और C++ में ये डिफरेंस है कि C के जो कमेंट्स है मल्टी लाइन है, C++ के सिंगल लाइन है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके इसको समझाया हुआ है स्ट्रक्चर को। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? देखिए ये बनाया, देखिए डॉक्यूमेंटेशन स्लैश डबल स्लैश से शुरू किया है या और करके लिखा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका किसका है? ये तो C++ का है और ये तरीका किसका है? C का है। तो कि जी इसमें क्यों समझा रहे हो आप C++? क्योंकि जनरली हमने देखा है कि C वाली बुक्स में भी इस तरह के कमेंट्स बनाए जाते हैं। ये कमेंट्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और इस सिंबल के साथ या इस सिंबल के साथ हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जब आप उसे रन करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइलर उसे रीड नहीं करता है। रीड नहीं करता है इसका मतलब उसे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसे रीड नहीं करता है कंपाइलर। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी, टू अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड, ये लिखा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड। हम क्या लिखते हैं? कमेंट्स का यूज करते हैं। आपको हमेशा सलाह दी जाएगी
कि आप इनिशियली, बिकॉज यू आर द प्रोग्रामर, इनिशियली नहीं, ऑलवेज यू शुड यूज कमेंट। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलवेज यू शुड मेक डॉक्यूमेंटेशन। जैसे वॉशिंग मशीन है, खरीदने जाते हैं, कैसे पता चलेगा कैसे काम करती है? आपको एक बुकलेट मिलता है। कुछ भी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। बेसिकली दैट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको कुछ लिखना चाहिए, और वो किस सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं? ये सिंबल का। एनीथिंग रिटन एज कमेंट विल बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस विल नॉट इंटरफेयर विद द गिवन कोड। ये इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इसे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। बेसिकली इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द रीडर टू द रीडर। जो पढ़ता है उसे ओवरव्यू मिल जाता है कि अल्टीमेटली इस प्रोग्राम में आप करने क्या वाले हैं। प्री प्रोसेसर सेक्शन, तो मैंने लिखा था ना कि कैसे लिखा था, मैंने लिखा था हैश इंक्लूड का यूज करके, हैश इंक्लूड, और यहां पे फिर मैं क्या लिखता हूं? हेडर फाइल नेम, ये लिखता हूं मैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हैश इंक्लूड, या आप पढ़ेंगे एक फाइल है stdio.h, ये तो हमेशा यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन के साथ आपको काम करना है, तो आपको ये एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शुरू में ऐड करनी पड़ती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है math.h। अगर मैथमेटिकली लाइब्रेरी फंक्शन के साथ काम करना है, तो आपको math.h फाइल इंक्लूड, हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे एक है dos.h या string.h, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर दी हेडर फाइल। तो यही कह रहे हैं कि प्री प्रोसेस सेक्शन, ऑल दी हेडर फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड इन द प्री प्रोसेसर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स हेल्प अस टू एक्सेस अदर्स इंप्रूव्ड कोड इनटू आवर कोड। यानी कि जो std.h में लिखा है कि ये फंक्शन ये काम करता है, पहले से लिखा उसे यूज करना है। जैसे POW फंक्शन है पावर कैलकुलेट करने के लिए, कि आप बस POW में 2 आर्ग्यूमेंट पास करो। जैसे मैं एक फंक्शन है मेरे पास, मुझे मालूम है POW 2,3, तो ये इसका अपने आप मतलब क्या कर देगा? 2⁻³ कर देगा। तो ये कहाँ लिखी है बात? ये इस हेडर फाइल में लिखी है। A copy of these multiple file is inserted into our program before the process of compilation। तो ये प्री प्रोसेसर सेक्शन में हम हैश इंक्लूड का यूज करके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। डेफिनेशन वही प्री प्रोसेसर, मैंने हैश डिफाइन लिखा था, जैसे लिखा है हैश डिफाइन, दिखाई दे रहा है, हैश डिफाइन लॉन्ग 1 तो यानी कि जो लॉन्ग की वैल्यू है वो क्या हो जाए? लॉन्ग 1 हो जाए। तो थ्रू आउट दी प्रोग्राम जहां पे भी ये लिखा होगा ये हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज ए मैक्रो, और इट कम्स इन विच कैटेगरी? इट कम्स इन डेफिनेशन, डिफाइन, हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन के साथ बहुत सारी चीजें, हैश डिफाइन, हैश एलिफ, ये सब क्या होते हैं? डेफिनेशन वाले पार्ट में आता है। ये धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल, लोकल और ग्लोबल। तो मैं जब अभी इनिशियली आप क्या यूज करोगे? लोकल वेरिएबल का यूज करोगे। बहुत आगे जाके आप ग्लोबल वेरिएबल का भी यूज करोगे, ग्लोबल डिक्लेरेशन का भी यूज करोगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब है जब आपके एक प्रोग्राम के अंदर सपोज 10 फंक्शन है, और वो 10 फंक्शन के अंदर एक ए वेरिएबल 10 जगह यूज है, तो आप अगर चाहते हो कि 10 की 10 जगह वो कुछ ये वैल्यू हो जाए उसकी, तो ऊपर एक ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दीजिए। जो भी ग्लोबल में चेंज करेंगे वो सब जगह चेंज हो जाएगा। लोकल, लोकल टू द फंक्शन, ग्लोबल, ग्लोबल टू द फंक्शन। ग्लोबल कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड लोकल कैन बी एक्सेस विद इन द फंक्शन। तो हम मेन में जनरली हम लोकल वेरिएबल के साथ या लोकल फंक्शन के साथ काम करते हैं। ये ग्लोबल है। जैसे कि ग्लोबल बनाने के लिए मेन से पहले लिख दूं a = 10 और फिर मेन को मैं शुरू करूं। तो मेन के लिए अब ये मेन है या इसके बाद 10 फंक्शन है, तो a = 10 थ्रू आउट दी फंक्शन। मेन भी तो फंक्शन है, वो हमेशा ग्लोबली क्या रहेगा? 10 की जगह मैं 15 कर दूं, सब जगह वो 15 हो जाएगा। तो दिस इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन, अब आ जाइए अपने प्रोग्राम पे। मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर कंपाइलर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहली लाइन वो कौन सी यूज करता है? वो मेन फंक्शन के ऊपर आता है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि जैसे ही आप कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, कैसे कंपाइल करते हैं मैं बताऊंगा। Alt F9 से कंपाइल करते हैं, Ctrl F9 से प्रोग्राम को रन करते हैं। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो सारी बात आपको बताऊंगा। जब पहला प्रोग्राम लिखूंगा तो सारी बात बता दूंगा कि कैसे इसे लिखना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे एरर फाइंड आउट करनी है, कैसे एरर ठीक करनी है, कैसे रन करना है, कैसे आउटपुट देखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। तो मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो वो पहली लाइन होती है जहां से, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में कम से कम और ज्यादा मेन फंक्शन,
ना तो एक से ज़्यादा होना चाहिए ना एक से कम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपाइलर जो पढ़ता है जो कुछ मेन के अंदर लिखा है उसे यूज करता है। तो अब बात आती है कि सर मेन के ऊपर बहुत सारी बात बता दी, मेन के बाद बहुत सारी बात बता दी, वो कैसे यूज होता है, उसे कब रीड करता है, उसे कैसे एक्सेस करता है। तो समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा कि किस लाइन पे आके वो ऊपर वाली लाइन को एक्सेस करता है, लिंक करता है, किस लाइन पे आके वो नीचे वाला जो फंक्शन लिखा है उसे एक्सेस करता है, लिंक करता है। तो ये बताऊंगा आपको जब मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। तो मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। ए वर्ड यूज किया है, ना तो एक से कम हो सकता ना एक से ज्यादा हो सकता। मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस सेक्शन। जो हमें करना है वो मेन फंक्शन में लिखा जाता है। पैरेंथेसिस लगा दो, इसका मतलब भी फंक्शन ही है, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्यों है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज को क्या बोलते हैं, इट इज अ फंक्शन। Operations like declaration and execution are performed inside the curly braces of the main program। मेन प्रोग्राम के अंदर ही आप सब कुछ लिखते हो जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो ऑपरेशन आप अल्टीमेटली परफॉर्म करना चाहते हो, जो प्रोग्राम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, वो सब आप कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज के अंदर लिखते हो। कहाँ लिखते हो, मेन फंक्शन के अंदर, जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसके अंदर, और क्लोज होने तक लिखते हो। तो अब ये देखिए, रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन कैन बी इंटीजर एज वेल एज वॉइड टू। तो मैं जब आपको पहला प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेन से पहले, जब मैं मेन लिखूंगा तो इससे पहले भी मैं कुछ लिखूंगा। मैं या तो आपसे कहूंगा इंटीजर लिखो, या मैं आपसे कहूंगा वॉइड लिखो। फिर मैं स्टोरी आपको बताऊंगा कि वाई वी राइट इंटीजर और वाई वी राइट वॉइड, और तब क्या होता है जब हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये बात मैं आपको तब समझाऊंगा कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन। ये बात मैं आपको तब याद दिला दूंगा कि बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इज इंटीजर। ये याद करने की बात है। सी प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट पहले से ही व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन, इंटीजर। अब वो इंटीजर क्यों लिखते हैं, वो इंटीजर क्यों होता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, रिटर्न कैसे होता है, वो सारी स्टोरी मैं जब सुनाऊंगा जब मैं पहला प्रोग्राम लिखूंगा। तो वॉइड मेन फंक्शन टेल, वॉइड मेन फंक्शन टेल्स द कंपाइलर दैट दैट प्रोग्राम विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो मैं बताऊंगा कि मेन से पहले वॉइड लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है, द इंटीजर मेन का मतलब क्या है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। तो बात मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने आपको केवल इतना बताया, व्हाट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर कंपाइलर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और जो भी कुछ हमें एग्जीक्यूट करना है दैट इज पार्ट of the curly braces start and curly braces close। within the curly braces you will write those statements, that is main function। then main function के अंदर नहीं गए, बाहर आ गए सब प्रोग्राम्स। तो सब प्रोग्राम्स क्या हैं, जो एक फंक्शन तो मेन फंक्शन है, लेकिन आपको अगर व्हेन प्रोग्राम ग्रो सब कुछ मेन में ना लिख के मेन को समझना मुश्किल हो जाएगा। मेन में बहुत सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे, मेन के सारे स्टेटमेंट समझ नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस मेन के पार्ट को निकाल के छोटे छोटे मॉड्यूल बना देते हैं। इस बात का समझ में आएगी जब हम फंक्शन के साथ काम करेंगे। वो पोर्शन कौन सा है, वो मेन के बाद का पोर्शन है, उसे क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम, सब रूटीन, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये समझना है, मुझे फॉर्मेट अब ये कंसीडर करना है कि मेरा फॉर्मेट है कि मेन फंक्शन जब मैं लिखता हूं तो यहां पे लिखता हूं ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या कहूं, मेन तो मैंने आपको बता दिया, मेन से ऊपर की स्टोरी समझा दी, मेन के बाद की स्टोरी समझा दी या समझ में आ जाएगी। हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, मेन फंक्शन के अंदर क्या होना है। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले लिखा है मैंने ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या मतलब है इसका, ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन मींस जितने भी वेरिएबल की हमें प्रोग्राम में जरूरत पड़ने वाली है उन सबको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन मींस ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। सपोज आपने डिसाइड किया मुझे 4 वेरिएबल चाहिए, 4 आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन जब प्रोग्राम बनाने लगे तो आपको लगा 5 चाहिए, हम रह गए। तो आपको पहले आना पड़ेगा, इनिशियली फेज पे शुरू में आना पड़ेगा, किसी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से पहले उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट इज ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर। अब ये होता क्या है जी वेरिएबल, दैट इज व्हाट इज
वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए वेरिएबल इज स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर used to store specific type of information। याद करनी है डेफिनेशन। एक वेरिएबल एक खास तरह का आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जो एक खास तरह की वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। कैसे खास तरह की वैल्यू स्टोर की जाती है? दैट इज हाउ। पहले अब आपको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पहले क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, तो उसका एक सिंटेक्स होता है। क्या सिंटेक्स होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का? ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? डेटा टाइप, उसके बाद क्या लिखते हो? वेरिएबल का नाम लिखते हो। पहले क्या लिखते हो? डेटा टाइप, फिर उसके बाद क्या लिखते हो? वेरिएबल का नाम लिखते हो। तो सिंटेक्स देख लिया, डेटा टाइप और स्पेस आएगा बीच में, वेरिएबल का नाम आएगा। अब ये जो डेटा टाइप है ये भी हमें समझना है कि क्या क्या डेटा टाइप हो सकते हैं और वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, ये दो बातें हमें समझनी है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल फिर भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक INT नाम का डेटा टाइप होता है और वेरिएबल का नाम सपोज क्या हो गया? नम हो गया। ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक डेटा टाइप होता है कैर, जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, या वेरिएबल का नाम हो गया CH और सेमीकोलन। ये जो बाद में लगाया मैंने, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये पहले भी आपने पढ़ा है, सिंबल को क्या बोलते हैं? दिस इज सेमीकोलन। तो दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। और भी हो सकते हैं, जैसे एक डेटा टाइप होता है फ्लोट। सिंटेक्स क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप, यू हैव टू राइट द डेटा टाइप एंड देन नेम ऑफ वेरिएबल। सपोज फ्लोट, आप सपोज लेते हो फीस नाम का एक वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे डेफिनेशन लिखिए, वेरिएबल आर दी स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है। आप ये क्या आइडेंटिफाई करता है? जैसे ये स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है कि नम नाम का एक वेरिएबल है यूज टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें किस टाइप की वैल्यू आ सकती है? इंटीजर वैल्यू आ सकती है। तो ये किस तरह का वेरिएबल है? दिस इज इंटीजर वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? दिस इज, मैं कमेंट बना के यहां लिख देता हूं, दिस इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। दिस इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। अब इंटीजर टाइप वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दिस इज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज CH and the type of the variable is char, which is used to store character type value. Name of the variable is fees and the type of variable is float. Float अभी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसी वैल्यू जिसमें हम डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर उस तरह की वैल्यू को स्टोर करना है तो वी कैन हैव द डेटा टाइप दैट इज फ्लोट। तो फर्स्ट, व्हाट इज वेरिएबल वी हैव डिस्कस, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब डिक्लेरेशन के बाद, ये अभी बाकी है बात करनी, अभी बात करते हैं डिक्लेरेशन के बाद हाउ टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नम, तो आप इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इनिशियलाइज का मतलब इसे वैल्यू कैसे देते हैं, इसके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं? तो देयर आर 3 मेथड्स टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। देयर आर 3 मेथड्स टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स। एक तरीका तो ये है कि वेरिएबल इसमें कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो आप सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ए। इंटीजर ए क्या है? दिस इज वेरिएबल, कमेंट बना रहा हूं मैं, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैंने आपको बताया था कि कमेंट बना सकते हैं हम रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सी में कमेंट बनाने का तरीका है। डबल स्लैश करके भी आप लगा सकते हो, वो C++ का होता है, तो दोनों ही तरीके आपके पास है, लिख सकते हो। तो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। एंड सपोज मुझे ए को कोई वैल्यू देनी है, सपोज मुझे 5 देना है,
तो ए को 5 देने का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, उसमें कोई वैल्यू असाइन करना। जब मैं इंटीजर ए लिखता हूं, मैं जब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर ए का मतलब है मेमोरी की एक ऐसी लोकेशन। जब भी कोई मेमोरी की लोकेशन होती है, ये तो सब समझने के लिए, ऐसे तो होती नहीं है लोकेशन। सपोज मेमोरी की एक लोकेशन है, और सपोज मेमोरी की जितनी भी लोकेशन होंगी उसका अपना एक एड्रेस होगा। सपोज उसका एड्रेस है FF01। ये कौन सी नोटेशन है, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। ये FF01 कैसी नोटेशन है, हेक्साडेसिमल। कितनी नोटेशन पॉसिबल है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हाउ मेनी नोटेशंस आर पॉसिबल, कौन कौन सी नोटेशन है। एक होती है बाइनरी, जो 0-1 की फॉर्म में होती है। एक होती है ऑक्टल, जो 0 से लेके 7 तक होता है। एक होता है डेसिमल, जो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। और एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेके कहाँ तक होता है, 15 तक होता है। लेकिन उसके अंदर जो 10 होता है उसे ए बोलते हैं, 11 होता है उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 सी, 13 14 डी, ई एंड 15 इज एफ। तो ये जब आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उस समय पे आपको ये बात बताई गई होगी कंप्यूटर फंडामेंटल में, कि ये 4 तरह की नोटेशन होती है। और सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो किस में बनता है, हेक्साडेसिमल में बनता है, बिकॉज इट इज ए कलेक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि इसमें नंबर भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि मेमोरी बड़ी होती है, तो जनरली मेमोरी के एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज करते हैं। तो FF01 सपोज इसका नोटेशन। जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स, यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट डू यू मीन बाय, आगे लिखता हूं, चलिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बाइट्स, है ना। या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स मेमोरी रिजर्वेशन। जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप मेमोरी को रिजर्व करके रखते हो। तो कितनी मेमोरी करते हो वो इस बात पे डिपेंड करती है, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उस पे डिपेंड करते हैं। जैसे मुझे मालूम है इंटीजर रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 और 4 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। आप मान के चलिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इंटीजर को जरूरत है। तो मुझे ऐसा कहना होगा कि FF01 तो ये वाला स्पेस हो गया, और FF02 एक स्पेस और हो गया, यानी कि 1 बाइट तो ये हो गई, 1 बाइट ये हो गई। और उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, इस इंटीजर को हम स्टोर करते हैं। इसे स्टोर करते हैं जिसका ए नाम आपने रखा है। ये जो ए नाम है, दिस नेम इज लॉजिकल नेम, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल नेम। और ये जो FF01 FF02 है, दीज आर दी एक्चुअल नेम्स, एक्चुअल नेम्स और एक्चुअल एड्रेसेस, एड्रेसेस और रेफरेंसेस और फिजिकल एड्रेसेस, और फिजिकल एड्रेसेस। तो जैसे जैसे आप आगे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ये आपको नॉलेज मिलती जाएगी। फिलहाल तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, और जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये होता है। अभी इस लाइन से क्या है, यहाँ पे अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है। इसकी क्या वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू पूछे जाए आपसे तो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू का मतलब है, वैल्यू का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू और यूजलेस वैल्यू, है ना। अनप्रेडिक्टेबल, यूजलेस वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। तो अभी इसमें गार्बेज है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a = 5,
तो यहाँ पे गार्बेज से क्या आ जाएगा, यहाँ पे गार्बेज से आ जाएगा, गार्बेज हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्या हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई है, ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई ए की। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, आपने सिंटेक्स में देखा। ए क्या है, वेरिएबल का नाम है। सेमीकोलन यूज करते हैं स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ए इक्वल, और ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ए इक्वल टू 5 ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये जो इक्वल साइन है, ये जो इक्वल साइन है, ये जो इक्वल साइन है, इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था ऑपरेटर क्या होते हैं, आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर द स्पेसिफिक, यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसमें, कि एक वैल्यू 5 वो कॉपी हो रही है, जा रही है किसके अंदर, एक लोकेशन के ऊपर, यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो पहला तरीका तो ये है कि एक लाइन में तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करें और दूसरे में आप क्या करें, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करें। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड तरीका क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन विद इन ए स्टेटमेंट। दोनों काम एक ही स्टेटमेंट में करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन भी है और असाइनमेंट भी, इनिशियलाइजेशन भी। मतलब वही है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसका मेमोरी में कोई एड्रेस होगा, उसका लॉजिकल नाम ए है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपने 5 किसके अंदर स्टोर कर दिया, ए के अंदर असाइन कर दिया, स्टोर कर दिया। तो दिस इज द सेकेंड वे। तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फ्रॉम द यूजर। अब यूजर से करने के लिए वो ये इसे कैसे करते हैं, बाय इनपुट फंक्शन। तो मैं जब इनपुट फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि स्कैनएफ फंक्शन, तो बार बार हर प्रोग्राम में आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज करोगे। स्कैनएफ क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी फंक्शन used to read or input the data from the keyboard। या फिर यूजर की बात, यूजर कैसे करता है इनपुट, फ्रॉम द यूजर। तो तीन तरीके हो गए। पहला तरीका कौन सा हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेटमेंट, समझ लिया आपने। दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन विद इन ए स्टेटमेंट, दोनों काम एक साथ। और तीसरा क्या है, फ्रॉम द यूजर। और यूजर से इनपुट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं, या इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं किसी वैल्यू को रीड करने के लिए। तो ये वाला तरीका मैं कब समझाऊंगा आपको, जब हम स्कैनएफ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के एग्जाम्पल हो गए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, कितने तरीके हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के और कौन कौन से वो तरीके हैं, ठीक है। ये आप नोट्स बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन सी, या एग्जाम में पूछा जाता है रूल्स ऑफ नेमिंग ए वेरिएबल इन सी। वो रूल बताओ जो किसी वेरिएबल के नाम पे, ये तो मैं आपको बताया कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा ये वाला पॉइंट। तो यहां पे आपने दो पॉइंट नए देखे, एक तो जब सिंटैक्स पढ़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन का, एक तो डेटा टाइप, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक तो आपने क्या पढ़ा, डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप बिल्कुल इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज डेटा टाइप इन सी। बिल्कुल एक सीक्वेंस है कैसे कैसे आगे पढ़ना है। तो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, तो पहले वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी बात समझ रहे हैं। और जब इसकी बात पूरी हो जाएगी देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम कि क्या क्या तरीके हैं, क्या रूल अप्लाई होते हैं जब हम किसी वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं।
ए वेरिएबल मस्ट हैव ए वैलिड डेटा टाइप। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ऑलवेज यू शुड हैव ए वैलिड डेटा टाइप। लाइक या तो वो हो सकता है इंटीजर टाइप का, या वो हो सकता है फ्लोट टाइप का, या वो हो सकता है कैरेक्टर टाइप का, या वो डबल टाइप का, या वो लॉन्ग इंटीजर हो सकता है। यानी कि जितनी भी तरह के वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब ये है यू हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज। अकेले ऐसे नहीं लिख सकते एज सैलरी, इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेटा टाइप, देन यू विल राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, पहली बात। दूसरी बात, ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो हमेशा शुरू होगा या तो किसी अल्फाबेट से होगा या अंडरस्कोर से हो सकता है। जैसे कि ये भी वेरिएबल हो सकता है अंडरस्कोर एज, ये वैलिड है वेरिएबल का नाम, ये वैलिड है। एज अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये भी वैलिड है। लेकिन टू एज नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। ठीक है, तो कह रहे हैं या तो किसी अल्फाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, किसी नंबर से नहीं हो सकता, किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हो सकता। $a ये भी इनवैलिड है। जैसे कि वैलिड क्या है, एज वैलिड है, मार्क्स 1 वैलिड है, 2 एज वैलिड नहीं है, लेकिन एज 2 इज वैलिड, ये वैलिड है। ठीक है, ये कौन सा वैलिड है, कौन सा, ये एग्जाम्पल है, और ये इसका वैलिड है या इनवैलिड है। तो मार्क्स 1 वैलिड है, अंडरस्कोर टोटल वैलिड है, डैश नहीं हो सकता, डैश टोटल ये इनवैलिड है। डैश में और अंडरस्कोर में फर्क है। अंडरस्कोर क्या है, जो नीचे लगा रहा हूं मैं, डैश क्या है, जो बीच में लगा रहा हूं। तो ये डैश है, डैश टोटल, सॉरी ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर टोटल, इट इज वैलिड। 1 वैल्यू इनवैलिड, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। हैश काउंट किसी स्पेशल से शुरू नहीं हो सकता। यानी कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। नो स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। किसी भी तरह के स्पेसेस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं लिख सकते कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये तो वैलिड है, लेकिन फर्स्ट स्पेस नेम ये इनवैलिड है, स्पेसेस नहीं आ सकते। वैलिड क्या है, स्टूडेंट काउंट विदाउट स्पेसेस वैलिड, स्टूडेंट स्पेस काउंट इनवैलिड, स्टूडेंट या टू अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल काउंट, इट इज अगेन इनवैलिड। कह रहे हैं नो स्पेसेस, ना तो स्पेस आ सकते और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन वेरिएबल नेम। क्लियर हो गया पॉइंट। ओनली अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर अलाउड। बात समझ में आ गई। यानी कि अल्फाबेट हो सकते हैं A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, डिजिट आ सकती हैं 0 से 9 तक, या अंडरस्कोर आ सकता है। वेरिएबल के बीच में भी अंडरस्कोर आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल और है, लिखो पीछे वाले पे लिख देता हूं, ये वैलिड है कि नहीं है बताइए। फर्स्ट FIRST अंडरस्कोर नेम, इट इज वैलिड, यस इट इज वैलिड वेरिएबल। चलिए, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब ये है, आपने लिखा कैपिटल में टोटल, आपने लिखा स्मॉल में टोटल, आपने लिखा पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, आपने लिखा पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल तीसरा कैपिटल चौथा स्मॉल, यानी कि ये केस सेंसिटिव, ये ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 FOUR आर डिफरेंट वेरिएबल। ये चारों कैसे हैं, डिफरेंट वेरिएबल है। यानी कि कैसे केस सेंसिटिव होगा, ऑल 4 आर वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का नाम कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कैपिटल में टोटल, स्मॉल में टोटल एंड कैपिटल टोटल आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अलग अलग तरीके से लिखोगे तो वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। A variable name must be declared before it used in program. Very important point. C programming is a structure oriented programming. अगर आपको ये पता कर, पहले अगर कोई प्रोग्राम बनाना है आपको, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन दिस प्रोग्राम. Suppose you want to calculate the addition of two numbers. The first requirement is how many variables are required. Simply you will assume that initially that 3 variables will be required. Suppose you want to calculate the subtraction of
two numbers, then three variables. Suppose you want to calculate multiply. So first of all, you have to identify how many variables are required. Like integer number, first you will declare, then you will initialize. Initialization is possible anywhere, but you have to declare. But declare करने के बाद अगर आप initialize नहीं करते हैं तो इसके अंदर कैसी वैल्यू आ जाएगी? गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो गार्बेज वैल्यू से आपको प्रॉब्लम होगी, वो मीनिंगलेस वैल्यू होगी, वो अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी, वो यूजलेस वैल्यू होगी। ए वेरिएबल कैन नॉट बी अ सी कीवर्ड। कल आपने देखा था, पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कीवर्ड्स कौन से हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। जैसे कि आप एक इंटीजर टाइप का फ्लोट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्लोट इज ए कीवर्ड। आप इंटीजर टाइप का एक रिटर्न नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, नॉट पॉसिबल बिकॉज रिटर्न इज अ कीवर्ड। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे यू विल हैव द आइडिया दैट विच वन इज कीवर्ड एंड विच इज नॉट द कीवर्ड। तो कीवर्ड कभी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ए वेरिएबल नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली अप टू 31 कैरेक्टर्स होता है। अगर आप इससे बड़ा लेंगे तो वो कितना कंसीडर होगा? जो 31 कैरेक्टर। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। तो वेरिएबल का नाम आपको रखना है। देखिए वेरिएबल नेम शुड बी ऑलवेज मीनिंगफुल, ये भी एक पॉइंट है। वेरिएबल नेम मैं यहां लिख देता हूं, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब ये है, सपोज आप 2 नंबर का एडिशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3 वेरिएबल आपने ले लिए, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कोई मना नहीं करेगा, वेरिएबल बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जब लूंगा मैं ऐसे लूंगा 3 नंबर। अगर मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, इंटीजर फर्स्ट डैश नम, दूसरा वेरिएबल का नाम लूंगा सेकेंड अंडरस्कोर नम, और तीसरा मैं लूंगा सम कैलकुलेट करना है तो सम नाम का वेरिएबल। या मैं और क्या लूंगा, इंटीजर num 1 कॉमा num 2 कॉमा रिजल्ट, ये लूंगा। सेमीकोलन लगा रहा हूं मैं हर बार सेमीकोलन लगा रहा हूं टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, ये भी आप वहां लिख सकते हैं। वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन ए सिंगल स्टेटमेंट, ये तो हमने देख लिया। इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी हो सकता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक लाइन में आप क्या लिखें, इंटीजर ए सेमीकोलन, दूसरी लाइन में लिखें इंटीजर बी सेमीकोलन, तीसरी लाइन में लिखें इंटीजर सी सेमीकोलन, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। इफ ऑल वेरिएबल्स आर ऑफ सेम टाइप, अगर इसमें से एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लोट है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट लाइक दिस। इफ द वेरिएबल्स आर ऑफ सेम टाइप then you can write like this, integer a comma b comma c. Variables can be initialized at the time of declaration. We have discussed about this. Declaration के time पे आप variable को initialize कर सकते हो. This is the declaration of variable and this is the initialization of variable by using the assignment operator. Like this is the name of the variable, type of the variable is integer and now it is containing 25 value. Float type का variable है, pi नाम है और 3.14 इसके अंदर value store है. तो this is the These are the rules for naming of variables. तो इस लेक्चर के बाद हमने क्या क्या सीखा? ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या हम इनका सबका आंसर कर सकते हैं? लाइक डिफाइन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड आपने पढ़ लिए, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम। डिस्क्राइब द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल के डिक्लेयर के क्या नियम हैं। इट वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन 23-24 एंड इट वाज आस्क्ड फॉर इन 24-25 फॉर 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी, ये 2022-23 में 2 नंबर में पूछा गया है। कांस्टेंट का क्या मतलब है हमने डिस्कस किया, 22-23 में 2 नंबर का पूछा गया है। कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफायर से डिफरेंट है, यहाँ पे भी पूछा गया, यहाँ पूछा गया। ये 21-22 में 2 नंबर का। रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग इन सी, यही वाला रूल क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 21-22 में 2 नंबर का। 7 नंबर का क्या क्वेश्चन आया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। टोकन्स हमने पढ़ा पूरा, जैसे उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एंड हाउ आर दीज टोकन्स यूज्ड टू राइट मीनिंगफुल प्रोग्राम्स। तो पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया। इट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर पूछा गया है इन 24-25 फॉर 7 मार्क्स। और यहाँ से 7 नंबर में 17-18 में भी पूछा गया है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड कैरेक्टर सेट ऑफ द सी लैंग्वेज। कैरेक्टर सेट हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फीचर्स पढ़ ली। डिफाइन एंड आइडेंटिफायर, वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग वैलिड आइडेंटिफायर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आइडेंटिफायर का क्या मतलब है। आइडेंटिफायर का मतलब है वेरिएबल का नाम, या जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन का नाम भी आप आइडेंटिफायर कह सकते हो, लेकिन यहाँ के लिए वेरिएबल का नाम इज आइडेंटिफायर। तो नाउ यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है,
So all the very best. Thank you very much. Now in the next lecture we will discuss about the, I have not mentioned over here, I can mention. In next lecture हम क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी, जैसा कि मैंने बताया था, नेक्स्ट लेक्चर विल बी डेटा टाइप्स इन सी. क्योंकि आपने देखा था डेटा टाइप्स इन सी. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या? डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम. तो वेरिएबल नेम की स्टोरी पढ़ ली आपने. मेन फंक्शन, अभी हम किस में हैं? फॉर्मेट ऑफ ए सी प्रोग्राम पे हैं. जब फॉर्मेट पूरा हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और एक टॉपिक बचेगा, दैट इज ऑपरेटर. तो डेटा टाइप्स इन सी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच. ऑल दी वेरी बेस्ट.